नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी एलसीएम और एचसीएफ की टेंशन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। तो जो आपके मन में एलसीएम और एचसीएफ को लेकर जो टेंशन होती है, उस टेंशन को आज हम बिल्कुल बेसिक तरीके से उसकी जड़ से ही उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है और इसको यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी आप एक बार वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, ताकि आपको प्रॉपरली जो बेसिक चीज़ है एलसीएम और एचसीएफ की वो आपको पकड़ में आएगी। क्योंकि हमने स्कूल में इतने साल पढ़ा है, फिर भी हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ है उसमें हम टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं स्कूल में या तो उसको अच्छे से पढ़ा नहीं या उसको ढंग से जो है समझने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए हमारा जो बेसिक है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो हम आज आपको उसी के बारे में जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझाने वाले हैं। तो अच्छे से समझने का प्रयास करें और अपने जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड जो मैं बताने वाला हूँ उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला होता है, एक होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है फैक्टर। वो क्या होता है आपका? फैक्टर्स के बारे में। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे ये जो है उसके नंबर सिस्टम के हैं, लेकिन आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है, गुणे के रूप में। ओके, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज के रूप में। और जो फैक्टर्स की बात करते हैं इसका मतलब हो जाएगा गुणनखंड। क्या होगा? गुणनखंड हो जाता है इसका मतलब। ओके, अब बात करते हैं कि गुणज किसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 12, ठीक है, 12 को एग्जाम्पल लेते हैं। तो मल्टीपल 12 का मल्टीपल यानी कि 12 का जो टेबल होता है वो इसका 12 का मल्टीपल होगा। जैसे 12 हो गया, 24, 36 हो जाएगा, उसके बाद में 48 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। इस प्रकार से अनंत तक ये चलता जाएगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, गुणनखंड की। तो इसमें आप एक संख्या जैसे कि 12 हमने लिया है एग्जाम्पल, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी संख्याओं का 12 में भाग जा सकता है। जैसे 1 का 12 में भाग चला जाएगा, ठीक है, 2 का जाता है, फिर 3 का भी चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, लेकिन 5 का 12 में भाग नहीं जाएगा। तो ये 12 का जो है फैक्टर्स नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा। फिर 6 का भाग चला जाता है, तो 6 इसका 12 का गुणनखंड होगा। फिर एक और हो जाएगा 12। तो कुल मिला के जो 1, 3, 5 5 नहीं है, 1, 2, 3, 4 और 6 और एक 12 जो हैं ये 12 के गुणनखंड हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि मल्टीपल का मतलब होता है कि उस संख्या के गुणज में, यानी कि उसकी टेबल के रूप में उसको देखना है आपको। और जो फैक्टर्स होता है यानी गुणनखंड होता है, यानी जो संख्या दे रखी है आपको उसके गुणनखंड कौन कौन सी संख्याओं का उसमें भाग जाता है वो आपको देखना है। अगर ये चीज़ें आपकी बेसिक क्लियर है तो आप अच्छे से आगे जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे एलसीएम का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, उससे आप समझने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ आपको एलसीएम की जो प्रॉपर परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो हम पहले एलसीएम की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और किन किन मेथड से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जैसे एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में एलसीएम को हम लशप भी लिखते हैं, उसका हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब हम परिभाषा की बात करें एलसीएम की, तो 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे अच्छे से आप समझने का प्रयास करना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब परिभाषा आपको थ्योरेटिकली समझ में आई हो या नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझने का प्रयास करना है तो आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। तो आपको परिभाषा में क्या करना है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे नाम छोटी का आ रहा है लेकिन संख्या हमेशा बड़ी आएगी। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं हम 4 को और एक लेते हैं हम 6 को, ठीक है।
अब इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे क्या मल्टीपल दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक हैं, तो 4 का यदि आप लघुत्तम समापवर्तक यानी 4 के गुणज में और 6 के गुणज में, लेकिन ऐसी सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए कि 4 का और 6 का पूरा पूरा भाग चला जाए, विभाजित हो जाए वो संख्या। तो हम 4 के गुणज लिखते हैं, तो हम देखेंगे कि 4 का गुणज हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इस प्रकार से जो है इसकी गुणज हो जाएंगे अनंत तक। ठीक है। उसके बाद में 6 के गुणज की बात करें तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 और इसी प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो सबसे छोटी संख्या हो और वो क्या होती है, उन दोनों संख्याओं से विभाजित भी हो। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है 12। सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है, 12 है, जिसमें 4 का और 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है और वो इन दोनों संख्याओं से विभाजित भी होती है। अब सबसे छोटी 12 है, लेकिन इससे बड़ी तो बहुत सारी अनंत भी हो सकती है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि बहुत सारी इसमें बड़ी तो बहुत सारी संख्याएं हैं कॉमन, लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है एलसीएम में। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 12 है वो एलसीएम है 4 और 6 का। अब 4 और 6 का भाग 12 में जाता है तो 12 इनका एलसीएम हो जाएगा और वो भी सबसे छोटी संख्या में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉपरली एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम के बारे में बात करते हैं कि कितनी मेथड है इसको ज्ञात करने की, वो इसमें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं एलसीएम ज्ञात करने की विधियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली मेथड होती है भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि। इसमें डिवीजन मेथड से आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है और आपको मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एलसीएम जो है भाग विधि से ही करने का प्रयास करें। अब भाग विधि का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारा 24, 30 और 40 का भाग विधि से आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्रॉपर तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो इसमें हम लिख रहे हैं 24, 30 और 40, इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे। आपने स्कूल में बहुत पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं समझे हैं, इसलिए कभी भी ये समझ में नहीं आया है और आज दिन तक आपकी टेंशन बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपनी मर्जी से भाग नहीं देना है। मेरे बहुत सारे जो है प्यारे साथी और प्यारे मेरे भाई बहन हैं जो क्या करते हैं, इसमें अपनी मर्जी से किसी भी संख्या का भाग दे देते हैं, तो ये गलत है। और हमारे भारत में ऐसे नौजवान बहुत सारे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि अपनी मर्जी से किसी भी संख्या का, जिस संख्या का भाग जाता है उस संख्या का अपनी मर्जी से भाग दे देते हैं। लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इनमें हमेशा जो भाग विधि से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं डिवीजन मेथड से, तो उसमें आप हमेशा अभाज्य संख्या का भाग देंगे, प्राइम नंबर का, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली किसी का भी दे दें, बढ़ते हुए क्रम में आपको भाग देना है अभाज्य संख्याओं का। ठीक है। अब अभाज्य संख्या क्या है इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो वो भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 24, 30 और 40 दे रखी ये संख्याएं, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का बढ़ते हुए क्रम में आपको भाग देते हुए आगे बढ़ना है और इसका आंसर निकालना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम, इसमें 24, तो 2 जो है इसमें अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। और अभाज्य संख्याओं की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दूँ, अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11 और इसी प्रकार से आगे भी होती है। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो 2 का भाग दिया तो 24 में गया, 2 का भाग 24 में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर 30 में दिया 2 का भाग तो 15 हो गया, और 40 में दिया तो 20 हो गया। अब और 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग जा रहा है। जब तक पहले वाली जो अभाज्य संख्या उसका भाग जाता है तब तक उसी संख्या का भाग देना है। उसके बाद यदि किसी इन संख्याओं में भाग नहीं जाता है तो अगली अभाज्य संख्या को हमें लेना है। और 2 का भाग दिया हमने तो 12 का 6 हो गया, 15 में भाग नहीं जाता है तो आप 15 एज इट इज़ लिख देंगे।
फिर 20 में भाग गया तो 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद में और 2 का भाग दिया तो 6 का हो जाएगा 3, 15 का 15 ही रहेगा क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, और 10 का हो जाएगा 5। ओके, अब 2 का और भाग नहीं जाएगा इनमें, आप देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 दे रखी है तो उसमें हम 3 का भाग दे देंगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा जो है स्क्रीन पर छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और लिखने में भी आसानी रहे। अब हम क्या करते हैं, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, उसके बाद में हमने लिया 3। क्या लिया, 3, जो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। अब 3 का भाग दिया तो 3 में गया 1 बार, 15 में गया 5 बार, और 5 का एज इट इज़ 5 आ गया। अब 3 का भी और भाग नहीं जाता है, तो 3 का और भाग नहीं जाता है तो हमने लिया 5, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 5 का भाग 5 में 1 बार चला जाएगा और इसमें भी 1 बार चला जाएगा, यानी पीछे कुछ नहीं बचेगा। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि आपने जिन जिन संख्याओं का भाग दिया है, आपने जिन जिन संख्याओं का इसमें भाग दिया है उन संख्याओं का आपस में गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा किन का करना है वो समझिए आप अभी। सबसे पहले जो यहाँ पे ये संख्याएं दी गई है आपको, इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 2 3 बार दे रखे, फिर 3 है, फिर 5 है, तो इनको हम गुणा करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इन संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 120, यानी 120 जो है इसका आंसर आपका आता है। तो इस प्रकार से तो आप भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आगे की जो हमारी क्लास है वो भी हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 में। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें, और ऐसी मैथ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।